वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। और लास्ट क्लास में अपन ने इसमें जो चैप्टर स्टार्ट किया था अपना, जो मैथ का पार्ट रहता है जिसका नाम है मैथमेटिकल कंसेप्ट, यानी कि गणितीय अवधारणा। गणितीय अवधारणा ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। इसके अंदर अपन ने कल की क्लास जो हुई थी उसमें लॉग का जो कंसेप्ट है, ठीक है, लॉग का कंसेप्ट पढ़ा था। लॉग के ऊपर अपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि लॉग ए प्लस बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर क्या होता है, लॉग ए बी होता है, ठीक है। या ये कहो हमने यहाँ एम एन लिए थे, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम एन होता है। एक ही बात है, मीन्स दो लॉग के बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तो इनके साथ में जो होता है वो गुणा में आ जाते हैं, ऐसा बताया था। फिर लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर हमने पढ़ा था लॉग एम बटे एन, ठीक है। एक हमने पढ़ा था लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम। ये तीन फॉर्मूले ही इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। आपके आगे सबसे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में लॉग के कंसेप्ट में सबसे ज्यादा यही काम में आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा लॉग के कंसेप्ट में ये तीन ही फॉर्मूले काम में आते हैं। तो ये तीनों तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए। और लास्ट क्लास उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट ने समझी होगी बारीकी से। मैथ वालों को तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज की क्लास हम देखेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है कर्व ट्रेसिंग, यानी कि वक्र अनुरेखण। वक्र अनुरेखण का जो पार्ट है, अपने जो गणित वाले स्टूडेंट हैं वो अभी कैलकुलस में भी आप पढ़ोगे, उसको कैलकुलस में आपको काफी हाई लेवल तक पढ़ना है। यहां हम जो वक्र अनुरेखण पढ़ेंगे वो वही पढ़ेंगे जो आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, जो आपने 10th में भी पढ़ा है। 11th में अगर आपके गणित विषय था तो आपने 11th में भी पढ़ा था, ठीक है। लेकिन 10th तक सबने पढ़ा है क्योंकि 10th तक तो गणित सबके ही थी, जिसका नाम है कर्व ट्रेसिंग, यानी कि वक्र अनुरेखण। इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो वक्र अनुरेखण में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज होती क्या है, ठीक है। इसके ऊपर हम शुरुआत से बारीकी से चर्चा हम करेंगे। चर्चा स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी की जो क्लासें हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कंप्लीट क्लासें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। पूरे के पूरे पेपर आपको, और साथ में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पूरा आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिलेगा, ठीक है, जहां आपको कंप्लीट A to Z सिलेबस करवाया गया है। साथ में मैथ में भी आपका वहां पे सिलेबस कुछ में लगभग हो गया है और कुछ चल रहा है, ठीक है। यही कहानी फिजिक्स की है, फिजिक्स में भी लगभग पार्ट हो चुका है। तो मात्र 121 रुपए में आपको पीसीएम का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस भी यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी हो वहां आपको सारी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज दिख जाएंगे। अगर कोई डाउट, कोई समस्या आपको रहती है, ठीक है, कोर्स लेने में, तो आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है, और कंप्लीट डिटेल ले सकते हो आप, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, क्या चार्ज है, ठीक है, वो सारी डिटेल आपको इस नंबर से मिल जाएगी। क्लियर सभी को? अब हम बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। इसके बारे में ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो देखना, शुरुआत होती है, देखो एक तो ये लाइन होती है, एक ये लाइन होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये लाइन होती है, ठीक है। ये जो सीधी लाइन होती है, ठीक है, ये जो सीधी लाइन होती है इसको तो बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ये जो खड़ी वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्स। देखो जीरो से पढ़ रहे हैं, जहां से शुरुआत होती है वहीं से पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस सीधी वाली लाइन को तो बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस खड़ी वाली लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और देखना
इधर तो लिखते हैं अपन हमेशा x, इस तरफ लिखते हैं हम x डैश, ठीक है। ऊपर लिखते हैं हम y, नीचे लिखते हैं हम y डैश, ठीक है। जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है, कहां काट रही है, यहां काट रही है, दिख रहा है ना, ये लाइन इधर चली गई, नीचे आ गई, मतलब इस पॉइंट पे काट रही है। जिस पॉइंट पे ये काटती है उसको हम O बोलते हैं, मतलब इसको सेंटर बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे काटती है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्लियर सब स्टूडेंट को। अब ध्यान रखना, इन पे जो नंबर्स हम अंकित करते हैं, नंबर जो लिखते हैं, वो ध्यान रखना, इस वाली लाइन पे तो हमेशा हम पॉजिटिव वाले लिखते हैं, ठीक है। इस वाली लाइन पे कैसे लिखते हैं, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। जैसे यहां छोटे छोटे बराबर हिस्सों में लाइन को काट लो। ग्राफ देखा है ना, ग्राफ में डब्बे बने होते हैं, ग्राफ देखा होगा आपने। ग्राफ कैसा होता है, इस प्रकार का आपने ग्राफ देखा है, ऐसा ही होता है ना ग्राफ। फिर इसमें भी बहुत बारीक बारीक लाइंस होती है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की लाइन को हम यहां 1 2 3 4 ऐसे अंकित करते हैं ना, ठीक है। तो ये ग्राफ मान लो छोटे छोटे स्लॉट्स में बांट देते हैं बराबर, ये वाली ये सारी डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से ये चलता जाता है। इसी प्रकार इस वाली लाइन पे भी हमेशा कैसे नंबर नोट करते हैं, पॉजिटिव वाले। इस पे भी जैसे छोटे छोटे खांचे बना लो, ठीक है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार चलता रहेगा, ये भी आगे तक चलता रहेगा। मींस इधर भी कैसे नंबर लिखने हैं दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव, मतलब इस वाली लाइन पे कैसे लिखने हैं, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही इस वाली लाइन पे आते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना इस पे हमेशा लिखे जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार चलता रहेगा। तो इस वाली लाइन पे कैसे नंबर लिखे जाएंगे, हमेशा दोस्तों नेगेटिव लिखे जाएंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी प्रकार इस वाली लाइन पे आओ, इस वाली लाइन पे भी कैसे लिखे जाएंगे, नेगेटिव, मतलब इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस प्रकार ये चलती जाएगी, ठीक है। तो इस तरफ भी कैसे लिखे जाएंगे, नेगेटिव। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो डैश वाले हैं वो लाइन, तो डैश वाली लाइन तो कैसी आएगी, ये y होता है, ये y डैश होता है, ठीक है। सो जो डैश वाली लाइन होती है वो तो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। देखो x के ऊपर डैश लगा हुआ है, मतलब ये कैसी होगी, नेगेटिव। y के ऊपर डैश लगा हुआ है, मतलब ये वाली लाइन कैसी होगी, नेगेटिव। इस पे डैश नहीं लगा, सिंपल है, तो ये वाली पॉजिटिव और ये वाली भी पॉजिटिव। मींस बस इतना ध्यान रखो, ये इस प्रकार वाली दोनों लाइनें कैसी रहेगी, पॉजिटिव, और ये नीचे वाली दोनों लाइनें कैसी रहेगी, नेगेटिव, ठीक है। इधर वाली और नीचे वाली कैसी रहेगी, नेगेटिव, और उधर वाली दोनों कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब इस पे मान लो आपको कोई किसी पॉइंट को डिनोट करना है, ठीक है, किसी पॉइंट को डिनोट करना। मान लो यहां मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, ठीक है, यहां एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि ये पॉइंट कितनी दूरी पे स्थित है, ये पॉइंट कितनी दूरी पे स्थित है। इसके लिए मैं क्या डालूंगा, एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, एक सीधी लाइन मिलाऊंगा मैं। देखो ये 3 और 4 के बीच में आ रही है, थोड़ा सा समझने के लिए इसको एकदम 4 के ऊपर ले लेता हूं मैं, यहां ले लेता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक सीधी लाइन खींचता हूं यहां से, मतलब एक्स एक्सिस से मिला देता हूं इस पॉइंट को, ठीक है। इसी प्रकार इधर से इसको वाई एक्सिस से मिला देता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो मुझे ये बताओ, इस पॉइंट को जब मैंने वाई एक्सिस पे मिलाया तो कहां मिल रहा था, ये 5 पे मिल रहा था। एक्स एक्सिस पे मिलाया तो कहां मिल रहा था, ये 4 पे मिल रहा था। मींस इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 4 और 5 होंगे। मतलब समझे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई साहब, ये क्या कहलाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। ये इस बिंदु के क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, यानी कि ये इसके निर्देशांक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इसके निर्देशांक कहलाते हैं। क्लियर। कैसे निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालोगे, इस एक्स एक्सिस पे लाइन खींच दो, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इस लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर खींच दो, एक लंब खींच दो।
तो ये लंब कहां मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, मतलब y का मान कितना हो गया 5, ये कितना मिल रहा है 4, तो ये क्या कितना हो गया 4 हो गया। जिस पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो हमेशा एक्स वाई होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म के रूप में लिखे जाते हैं। किस रूप में लिखे जाते हैं, क्रमित युग्म के रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखे जाते हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखे जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है ये एक्स वाई, मतलब ये तो हो गई एक्स एक्सिस पर दूरी, एक्स एक्स पर दूरी, और इस y का मतलब होता है y एक्स पर दूरी। ठीक है, y एक्स पर दूरी के मतलब यही है भाई साहब, x एक्सिस पर इस पॉइंट की x एक्सिस पर दूरी देखो कितनी है, यहां है, मतलब x एक्सिस पे इस पॉइंट की दूरी कितनी है 4 है, y एक्सिस पे इस दूरी की पॉइंट कितनी है, इस पॉइंट की दूरी कितनी है 5 है। तो x की जगह तो कितना आ जाएगा 4, y की जगह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आई होगी। इसको ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से ये डिवाइड रहता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 भागों में डिवाइड रहता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां पर समझ में आया होगा। अब देखना, याद रखना, ध्यान रखना, हमेशा निर्देशांक के अंदर, कोऑर्डिनेट के अंदर सबसे पहले x अक्ष की दूरी लिखी जाएगी। मैंने यहां x लिखा है, इसका मतलब जब कभी भी आप किसी पॉइंट के निर्देशांक निकाल रहे हो तो सबसे पहले यहां x की दूरी लिखी जाएगी, उसके बाद यहां y की दूरी लिखी जाएगी। यह हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए, इसमें आपको कभी भी गलती नहीं करनी है। यहां तक क्लियर हुआ होगा सभी स्टूडेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वक्र का जो अनुरेखण है, अब बात करते हैं, कर्व ट्रेसिंग आता है अपना, कर्व ट्रेसिंग यानी कि वक्र अनुरेखण। इस वक्र अनुरेखण की बात करते हैं, कर्व ट्रेसिंग की बात करते हैं। तो देखना, जो कर्व ट्रेसिंग है, ठीक है, वक्र अनुरेखण, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो वक्र है, जो कर्व है, वो किस प्रकार का यहां दिख रहा है, उसी को बोलते हैं। मतलब आप क्या करते हो, इसमें कोई लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आपने मिला दिया, तो क्या दिख रहा है आपको, एक लाइन दिख रही है, एक लाइन दिख रही है, एक सरल रेखा दिख रही है। तो आप क्या कहोगे, ये जो वक्र है वो सरल रेखा का है। ये वक्र किसका है, सरल रेखा का वक्र है, स्ट्रेट लाइन का वक्र है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है इसमें, स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। एक आपके पास वर्ताकार फॉर्म भी हो सकती है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म भी हो सकती है, या आपके पास लॉग के रूप में भी हो सकता है, यानी कि लघु गुणक के रूप में हो सकता है। क्लियर, या आपके पास पैराबोला नाम सुना है ना, यानी कि परवलयाकार, इस फॉर्म में हो सकता है। क्लियर, ये क्या होते हैं, सारे वक्र होते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, आप जब इन पे यहां दिखा देते हो तो ये वक्र का क्या हो जाता है, अनुरेखण, मतलब वक्र ट्रेस हो गया यहां पे। ठीक है, वक्र आपको दिख गया, शो हो गया, वही क्या होता है, वक्र अनुरेखण होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई होगी। तो अब कुछ चीजें इसमें सुनना समझना आप, जैसे किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, किन्हीं भी, जैसे ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, सरल रेखा होती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होती है। कोई भी दो बिंदुओं को मिला लो आप, ठीक है, उन दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनेगी, आपके पास एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनती है, सरल रेखा मिलती है। और एक चीज ध्यान रखना, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जैसे यही ले लो, ठीक है, किन्हीं भी, ये क्या है, सरल रेखा है, और यही चीज क्या कर रही है, दो बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या कर रही है, दूरी को भी दिखा रही है कि भाई साहब यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करने वाला वक्र भी क्या होता है, सरल रेखा होती है। ठीक है, कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा। देखो, ये वही चीज है जो पहले वाली थी। जैसे यहां मैंने कोई दो पॉइंट अलॉट कर दिए, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। इसके लिए
आप क्या करोगे, इन दोनों वक्रों को मिला दिया, ठीक है, दोनों पॉइंट को किसी लाइन से मिला दिया, ठीक है। ये लाइन ही क्या बताएगी, इन दोनों के बीच की दूरी को बताएगी, ठीक है। क्या बता रही है, दोनों के बीच की दूरी को बता रही है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में एक सड़क डाल दी, ठीक है। अब कोई व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करेगा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर दूरी तो ऐसे भी जा सकती है, दूरी तो ऐसे भी जा सकती है, ये ऐसे भी जा सकता है यहां, ये ऐसे भी जा सकता है यहां, ये ऐसे 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 करके ऐसे भी पहुंच सकता है यहां, कैसे भी पहुंच सकता है ये। लेकिन आपने सर यही क्यों बोला, मैंने क्या कहा, मेरा शब्द सुनना, कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी तो यही होगी ना, ये ऐसे जाएगा तो भी, इसके अलावा ये सारे सड़क हैं, मुझे बताओ इस रास्ते के अलावा सबसे छोटा रास्ता कोई हो सकता है क्या। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए इसके अलावा छोटा रास्ते तो बहुत है, लेकिन सबसे छोटा रास्ता इसके अलावा कौन सा हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो हम क्या कहते हैं कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र होता है, ये वक्र ही तो है। अरे ये लाइन क्या है, कर्व ही तो है, कर्व को ही हिंदी में वक्र बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में तो ये कर्व होता है, हिंदी में ये वक्र होता है, ठीक है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं की बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करने वाला वक्र, ये वक्र क्या कर रहा है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दिखा रहा है, सबसे छोटी वाली दूरी को शो कर रहा है। तो किन्हीं भी दो वक्रों की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करने वाला वक्र भी क्या होता है, सरल रेखा होती है। तो ये भी क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो ये सरल रेखा का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक चीज सुनना, y बराबर 0, इस ग्राफ में आपको y बराबर 0, तो ध्यान रखना इस पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे y का मान 0 ही होता है। आपको ये कहे कि y बराबर 0 आपको अलॉट करना है, ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा, वैसे तो ये 0 0 दोनों पॉइंट होते हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर, ये लाइन जहां तक जाती है पूरी की पूरी लाइन के ऊपर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आप ये लाइन नोट करके लिख लेना अपने नोट्स में कहीं भी कि x एक्सिस पर हमेशा y बराबर 0 होता है। वैसे अपने गणित वालों को तो ये चीज ध्यान में रहती है, बाकी बायोलॉजी वालों देख लेना, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये जहां तक अनंत तक जाती है, ये नीचे भी अनंत तक जाती है। कहने का मतलब इस x एक्सिस पर, सॉरी y एक्सिस पे हमेशा x का मान 0 होता है। आप यहां मुझे ये बताओ x का मान क्या होगा, 0 ही होगा। कैसे पता चला, सर यहां से इस मूल बिंदु पे, यहां पे x एक्सिस पे ले इसको, x का मान पता चल गया। यहां पे x का मान बताओ, सीधा x एक्सिस पे इस लाइन को टिका दो, 0 है, ठीक है। यहां से टिका दो 0, यहां से टिका दो, x का मान देख लो, सर 0 ही आ रहा है, क्योंकि इस लाइन से कहीं भी आप x एक्सिस पे एक लंब डालो, एक लाइन खींचो, वो 0 पे ही मिलेगी जाकर। वो कहां मिलेगी जाकर, 0 पे ही मिलेगी। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि सर y एक्स पर हमेशा x बराबर 0 होता है, ठीक है। तो x एक्सिस पे y बराबर 0 होता है, y एक्सिस पे हमेशा x का मान क्या होता है, 0 होता है। यह चीज भी आपको ध्यान में होनी जरूरी है, पता होनी जरूरी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना, अगर y बराबर 0 है, अगर किसी इक्वेशन में y बराबर 0 है, इसका मतलब हो गया कि वो जो समीकरण है आपकी, वो x एक्सिस की समीकरण है। अगर किसी समीकरण के अंदर, किसी इक्वेशन के अंदर y है ही नहीं, किसी इक्वेशन के अंदर y है ही नहीं, y नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब वो समीकरण किसकी है, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की समीकरण है। तो ध्यान रखना, यदि y बराबर 0 है तो वह समीकरण x एक्स की होगी। वो समीकरण किसकी होगी बच्चों, x एक्सिस की होगी। इसी प्रकार यदि x बराबर 0 है तो वह समीकरण y एक्स की होगी। ओब्वियसली
अगर किसी समीकरण में x है ही नहीं, किसी समीकरण में x आपको दिया हुआ ही नहीं है, x दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, y का वहां कोई लेना देना नहीं है, सॉरी x ही नहीं है तो x का कोई लेना देना नहीं है, x का कोई लेना देना नहीं है तो समीकरण किसकी हुई, वो yx की हुई। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यही चीज हमने इसमें लिखी है, देखिए क्लियर। अब बात करें कि सरल रेखा होती किस टाइप की है, दिखती की, अगर इक्वेशन रूप में किस टाइप की दिखती है, तो हमेशा ध्यान रखना एक घात की इक्वेशन, जैसे x प्लस वाई बराबर 1, x की भी एक घात है, y की भी एक घात है, किसको निरूपित करती है, एक सरल रेखा को निरूपित करती है। तो एक घात वाले जितने भी समीकरण होते हैं सारे क्या होते हैं, सरल रेखा होती है, ठीक है, सारी की सारी क्या होती है, सरल रेखा होती है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। और एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी समीकरण के अंदर, इनको मिटा देते हैं, देखना, यदि किसी समीकरण के अंदर, यदि किसी इक्वेशन में y की पावर इवन है तो वह कर्व x एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा। मतलब समझे, ये क्या कह रहा है कि अगर किसी समीकरण के अंदर y की घात कैसी है, सम है, किसी समीकरण के अंदर y की घात समीकरण, जैसे मान लो आपको एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ, y की घात कितनी है, 2 है, 2 है, इसका मतलब कैसी है, ये इवन है, यानी कि सम है, इवन है, सम है, इसका मतलब जो कर्व है आपका वो x एक्सिस के सापेक्ष कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी कि सममित होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर किसी समीकरण में, किसी इक्वेशन में x की घात कैसी है, इवन है, तो वह वक्र y एक्सिस के सापेक्ष कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई दे दे इस बार, ठीक है, ये किसी कर्व की इक्वेशन ही तो है। इस कर्व की इक्वेशन में x की पावर कितनी है, 2 है, और 2 कैसी है, इवन है। x की पावर कैसी है, इवन है, x की पावर इवन है, तो आपका कर्व जो होगा वो y एक्सिस के सापेक्ष कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो एक चीज ये भी आपकी क्लियर होती है। और देखना, और देखो, अगर किसी समीकरण के अंदर कांस्टेंट नहीं है, यदि किसी समीकरण के अंदर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो वो वक्र हमेशा मूल बिंदु से गुजरता है। यदि किसी समीकरण में कांस्टेंट नहीं है तो वह कर्व मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से गुजरता है, ओरिजिन से गुजरता है। कहने का मतलब है कैसा भी वक्र हो, कैसा भी वक्र हो, अगर उस वक्र में कांस्टेंट नहीं है तो ध्यान रखना वो वक्र यहां से जरूर गुजरेगा, चाहे वो ऐसे होकर गुजर ले, चाहे वो ऐसे होकर गुजर ले, चाहे वो ऐसे गुजर ले, चाहे वो ऐसे गुजर ले, यहां एक बार जरूर आकर जाएगा। ठीक है, मतलब यहां ऐसा नहीं कि इधर से ही आ रहा है और यहीं से गुजर गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर किसी समीकरण के अंदर आपको कांस्टेंट दिया हुआ है तो वो वक्र हमेशा कहां से गुजरेगा, ओरिजिन से जरूर गुजरेगा। यह चीज आप हमेशा ध्यान रखना। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये तो देखो छोटी छोटी बातें हो गई, ठीक है, बेसिक चीज ही है, ये सारी चीजें हमारे आगे काम में आएगी। पूरी की पूरी जो मैथमेटिकल कंसेप्ट का पार्ट है वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, एक बार जो 10वीं 11वीं 12वीं की गणित में आपने पढ़ा था छोटा मोटा, ठीक है, उसको एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवाया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, गणित वालों को तो इतनी दिक्कतें नहीं आती जितनी बायोलॉजी वालों को आती है, इसलिए उनके लिए ये चैप्टर दिया जाता है। अब गणित वाले तो सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, 10वीं क्लास की पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं उनको समस्या ना हो, इसलिए ये पूरा का पूरा चैप्टर, उतनी चीजें इस पूरे चैप्टर में दी जाती है जो फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों ईयर में चलती है।
ठीक है, जो आपको फर्स्ट ईयर पूरी फिजिकल में मिलती रहेगी। सेकेंड ईयर में जब तक आपको ये चीजें नहीं होगी आप नहीं कर पाओगे सेकेंड ईयर वाली फिजिकल। इसी प्रकार ये वाला चैप्टर आपका फाइनल का बेस भी तैयार करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के लिए तीनों की अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से तैयार करनी है तो ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट, ये आपको आना बहुत जरूरी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब बात करते हैं किसी वक्र का स्लोप। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा का, सरल रेखा का ढाल या प्रवणता बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना, ढाल, स्लोप, प्रवणता। स्लोप हिंदी में बोलते हैं ढाल या प्रवणता। इसको हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल m से प्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, किसी भी सरल रेखा का, किसी भी सरल रेखा का ढाल या स्लोप, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप उसकी स्पर्शज्या, ये हिंदी में पहली बार सुना होगा आपने, इंग्लिश में ध्यान रखना टेंजेंट के बराबर होता है। टेंजेंट के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ? टेंजेंट का मतलब, अरे टेन थीटा ये पढ़ा है ना, साइन थीटा, तो उसमें जो टेन थीटा आता है ना उसी को टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये अपने पास निर्देशांक हो गए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, यहां से ये सरल रेखा इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, ये इस एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रही है। तो इस रेखा का जो ढाल होगा, जो स्लोप होगा, वो क्या होगा? वो होगा m बराबर टेन थीटा। ये क्या होगा? इसका स्लोप होगा, ये इसका ढाल होगा। मान लो यहां ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, थीटा का मान आपको कह देगा कि एक रेखा जो एक्स एक्सिस के साथ या मूल बिंदु के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस सरल रेखा का ढाल बताओ, उस सरल रेखा का स्लोप बताओ। तो मैंने देखा ये कितना कोण बना रही थी, 30 डिग्री का, तो फॉर्मूला लगा दो। सर ने फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा के बराबर होता है, थीटा का मान 30 दिया हुआ है तो 30 डिग्री, टेन 30 का मान होता है 1/√3। ये क्या आ जाएगा? इस समीकरण का ढाल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इसका ढाल आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। कभी कभार क्या कहता है, कभी कभार ये आपको स्लोप इस प्रकार से भी पूछ लेता है, किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाले सरल रेखा का स्लोप बताओ। सरल रेखा का स्लोप बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको यहां एक कोई बिंदु P दिया हुआ है, यहां कोई बिंदु आपको Q दिया हुआ है। इन दो, इस बिंदु Q के P के निर्देशांक आप कैसे निकालोगे? ये मिला दिया यहां से, तो मान लो यहां x1 मिला, यहां y1 मिला। इसी प्रकार इसको मिला दो, यहां मान लो x2 मिला, इसको y2 मिला। ये बिंदु P के निर्देशांक हो गए, ये बिंदु Q के निर्देशांक हो गए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये सरल रेखा हो गई। इस सरल रेखा का ढाल बताओ, अब इसका स्लोप बताओ। तो ध्यान रखना, अब यहां एंगल तो है ही नहीं, एंगल नहीं है तो स्लोप कैसे बताएं? तो एंगल नहीं हो, आपको क्या दे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा का ढाल, उसकी प्रवणता, उसका स्लोप। हमेशा ध्यान रखना m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। ये किसका ढाल होता है, किसका स्लोप होता है? ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा का स्लोप होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और देखना, आपको क्या मतलब ढाल के ऊपर ही देख रहे हैं अपन प्रवणता, और क्या क्या दे सकता है? जनरल रूप, यानी कि आपको रेखा का एक सरल रूप भी दे सकता है। आपको जनरल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप,
ठीक है, तो ध्यान रखना जो सरल रेखा का एक सामान्य फॉर्म होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या होती है? एक सरल इक्वेशन की सरल रेखा का सामान्य रूप होता है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ये क्या है? एक सरल रेखा है। ठीक है, ये क्या है? एक सरल रेखा है। तो आपको कहेगा कि इसका ढाल बताओ, इसका स्लोप बताओ, तो इसका स्लोप होता है, इसका ढाल होता है माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी, जहां ए बी तथा सी क्या है? तीनों कांस्टेंट है। ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज भी समझ में आई होगी। अब जैसे ये इक्वेशन दे दी, ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे दी, बोलो इसका ढाल बताओ। ठीक है, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करके a का मान कितना है? x के गुणा में जो होता है वो a का मान होता है कितना है? 2 है। y के गुणा में जो होता है वो b का मान होता है, और जो अकेला होता है वो c का मान होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर माइनस का a अपॉन बी, m बराबर माइनस का a अपॉन बी। a का मान कितना है? 2 है, तो 2 रख दो। b का मान b का मान 3 है। देखो यहां b का मान कितना है? 3 है, तो प्रवणता कितनी आ गई? 2/3 माइनस का। ठीक है, इस सरल रेखा का जो ढाल होगा वो माइनस का 2/3 होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये क्या आ गया आपके पास? अगर सामान्य रूप में आपको जनरल फॉर्म में आपको दी हुई हो सरल रेखा, तो उसका समीकरण होता है। ठीक है, एक आपके पास स्लोप फॉर्म बोलते हैं ढाल रूप। स्लोप फॉर्म यानी कि ढाल रूप, ये क्या होती है? ढाल रूप यानी कि स्लोप फॉर्म क्या होता है? तो इसके बारे में देखना, ये इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, ये स्लोप फॉर्म होती है। ये भी क्या है? एक सरल रेखा है। y बराबर mx प्लस सी क्या है? सरल रेखा है। किस रूप में है? ये स्लोप फॉर्म में है। इसको स्लोप फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां डायरेक्ट जो m है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, वक्र के ढाल को रिप्रेजेंट करता है। तो लिख भी सकते हो, जहां m वक्र का ढाल है, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज भी क्लियर हुई होगी। और c जो है, c क्या होता है? यहां y एक्सिस पर तथा c सरल रेखा द्वारा y एक्स पर काटा गया अंतःखंड है। अंतःखंड का मतलब होता है इंटरसेप्ट। अंतःखंड को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये 3 चीजें हो गई। ठीक है, सरल रेखा के समीकरण के लिए फर्स्ट चीज आपको कहे कि ये एक्स एक्सिस के साथ या मूल बिंदु के साथ थीटा कोण बना रही है, तो उसके लिए m बराबर tan थीटा। दूसरी बात आपको बोल सकता है किन्हीं 2 वक्र के निर्देशांक दे देगा। ठीक है, सॉरी, किन्हीं 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे देगा, तो ये कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का ढाल बताओ, तो उसके लिए m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, थर्ड बोल देगा कि आपको ये एक सरल रेखा दी हुई है। ठीक है, इस प्रकार की सरल रेखा दी हुई है, इसका फॉर्मूला, इसका ढाल बताओ, स्लोप बताओ, तो m बराबर माइनस का a अपॉन b हो जाएगा। थर्ड बोल देगा आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसका ढाल बताओ, तो ये तो सीधा ही देखते ही पता चल जाएगा। कभी कभार ये अलग टाइप के भी क्वेश्चन बोल देता है, सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी आती है, एक अंतिम फॉर्म आती है इसकी, जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि अंतःखंड रूप। इस टाइप की जो सरल रेखा होती है वो होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। किस टाइप की होती है सरल रेखा? x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। इस टाइप की जो सरल रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, यानी कि अंतःखंड फॉर्म इसको बोला जाता है। जहां a तथा b, जहां a तथा b सरल रेखा द्वारा
एक्स एक्स तथा वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्या कह रहा है, जहां ए तथा बी क्या है, ये और बी क्या है, सरल रेखा द्वारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे काटे गए अंतःखंड है। अतः इसका जो ढाल होगा m बराबर माइनस का b अपॉन ए होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका ढाल होगा, स्लोप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहे कि एक सरल रेखा x/2 प्लस y/3 बराबर 1 है। ठीक है, इसका स्लोप बताओ। ठीक है, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये x के नीचे हमेशा a होता है, y के नीचे हमेशा b होता है। m बराबर माइनस का b अपॉन है, b का मान कितना है, 3 है, तो माइनस का 3, a का मान कितना है, 2 है, तो माइनस का 3/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये हो गई स्लोप की बातें। ठीक है, इस ढाल की बातें। और यहां पर अपना जो कर्व ट्रेसिंग का पार्ट होता है वो कंप्लीट। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं इसके, अपन ने जो भी चीजें पढ़ी हैं स्लोप के बारे में, ताकि हमें पूरा आइडिया हो जाए कि एग्जैक्ट में हमने पढ़ा क्या है। तो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि साहब -x√, क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ -x√3 -y प्लस √7 बराबर 0। आपको एक सरल रेखा दी हुई है, आपको क्या दी हुई है, एक सरल रेखा दी हुई है, और आपको यह कह रहा है कि इसका स्लोप बताओ। ठीक है, इसका ढाल बताओ। तो देखो, एक समीकरण हमने पढ़ा था y बराबर स्लोप फॉर्म mx प्लस सी। तो इस y को एक तरफ ले लो, इस y को उधर ले जाओ, तो समीकरण, इस y को उधर ले रहा हूं तो समीकरण y बराबर माइनस का √3x, x को पहले लिख दिया, √3 को बाद में लिख दिया। ठीक है, इसको इधर लिख दिया, फिर प्लस √7। तो देखो, ये y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म है कि नहीं, c का मतलब कोई कांस्टेंट, ये x के साथ में m, ये y। ठीक है, कंपेयर करोगे तो m का मान कितना दिख रहा है, -√3 दिख रहा है। m का मान कितना दिख रहा है, माइनस का √3 दिख रहा है। y बराबर, y को उधर ले गए, mx प्लस c की फॉर्म होती है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी देखो मिस्टेक है, ये यहां प्लस दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज ध्यान रखना, ये प्लस दिया हुआ है, बुक में इसको प्लस कर लेना। ठीक है, बुक में माइनस दिया हुआ है, तो ये m का मान कितना होगा, प्लस का होगा। ठीक है, m बराबर कितना होगा, प्लस का √3 होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये ऐसे ही करना जरूरी था क्या, इसका एक तरीका और था। जनरल फॉर्म क्या कह रही थी अपनी इक्वेशन की, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कंपेयर करो इस इक्वेशन से, a का मान कितना है, √3, b का मान कितना है, देखो यहां b की जगह 1 है, तो -1, c की जगह √7। ढाल क्या था इसका, माइनस का a अपॉन b। ठीक है, तो माइनस का a का मतलब माइनस का √3, b का मतलब माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, √3। और यहां भी कितना आ रहा था, √3। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में बुक का ही क्वेश्चन लिया है अपन ने, यहां माइनस था। ठीक है, बुक में उसको करके प्लस कर लेना। ठीक है, ये क्या होगा, इसका स्लोप होगा। तो दोनों तरीके से निकल गया, इससे भी निकल गया और इससे भी निकल गया, एक ही बात है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y एक्सिस को -5 पर तथा अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose intercept x axis intercept y axis 8 -5 and make angle 30 degree with 120 है 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। देखो इंग्लिश के जो ग्रामर है उसमें थोड़े एरर हो सकते हैं, उन एरर को कृपया करके आप ना देखें, नीचे कमेंट करोगे कि सर ने जो स्पेलिंग है जो ग्रामर है उसको थोड़ा गलत लिख दिया, तो ग्रामर ना देखें। मैं हिंदी में भी बोल देता हूं कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y एक्सिस पे -5 पर अंतःखंड काटती है तथा x एक्सिस के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, हमें एक सरल रेखा ज्ञात करनी है। इसने क्या कहा है, आप सरल रेखा ज्ञात करो। इसने हमें सरल रेखा पूछी है, हमें इस बार सरल रेखा ज्ञात करनी है। हमें उसके लिए क्या दी हुई है, दो चीज दी हुई है। इसने क्या कहा कि सर जो रेखा है ना वो y एक्सिस पे अंतःखंड काट रही है, y एक्सिस पे अंतःखंड काट रही है। तो स्लोप फॉर्म आपको याद आ रही होगी। स्लोप फॉर्म में क्या था, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, यही था। c का मतलब क्या था, जहां c सरल रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। क्लियर से, जहां c क्या है, सरल रेखा द्वारा y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड है। बोलो आई बात समझ में। मतलब c का मान हमें क्या दिया हुआ है, ये यहां भी तो यही कह रहा था कि एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो सरल रेखा y एक्सिस पे -5 पर अंतःखंड काट रही है। ये भी सरल रेखा कौन सी है, जो y एक्सिस पे अंतःखंड काट रही है। किस पॉइंट पे काट रही है, c बराबर -5। मतलब c का मान तो मिल गया, मतलब समीकरण यही काम में आएगी। c का मान तो आ गया सर। m का मान भी निकाल देते हैं। अगर आपको थीटा दे दे कि ये x एक्सिस के साथ इतना कोण बना रही है या मूल बिंदु के साथ इतना कोण बना रही है, तो कौन सा एंगल काम में लेते हैं, m बराबर tan थीटा। थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो ध्यान रखना m बराबर tan 120 डिग्री का मतलब होता है सर माइनस का √3। ठीक है, कितना होता है, m बराबर माइनस का √3। कैसे पता चला, 120 डिग्री का मान निकालना भी मुश्किल हो गया बच्चों के लिए। तो देखो tan थीटा को मैं tan 120 को tan 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। ठीक है, तो tan 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और 90 प्लस थीटा की जब कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा जब होता है तो जो रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर tan 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब tan थीटा किस में बदल जाता है, कोट थीटा में बदल जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, tan 90 प्लस थीटा कोट थीटा में, तो ये tan 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, कोट थीटा। तो मैं ये कोट थीटा का मतलब ये क्या बन जाएगा, कोट 30 डिग्री। और देखो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। मींस tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहां नेगेटिव। कोट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। माइनस बाहर लगा हुआ तो माइनस का √3। तो tan 120 का मान कितना होता है, माइनस का √3। किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। क्वाड्रेंट चतुर्थांत गणित वाले बच्चे समझते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे ये चीज डायरेक्ट याद कर लेना कि tan 120 का मान माइनस √3 होता है। आपके थोड़ा सा अपर लेवल की ये चीज है। ठीक है, फिर भी
किसी स्टूडेंट को अगर 10वीं की गणित का याद आ गया हो तो ये चीज ध्यान में होगी कि टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। 90 प्लस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो टेन थीटा भी किसका आएगा, माइनस का। तो टेन थीटा कोट थीटा में बदल जाएगा और टेन के लिए माइनस आ गया। तो टेन 30 कोट 30 का मान कितना होता है, √3। तो m बराबर माइनस का √3। तो y बराबर m की जगह माइनस का √3x, c की जगह -5। ये क्या होगा, सरल रेखा का समीकरण। सबको एक तरफ लाओ तो भी लिख सकते हो y प्लस √3x प्लस 5 बराबर 0। ये क्या है, सरल रेखा का समीकरण है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बुक में और दिया हुआ है कि लेखा चित्र बनाओ, ठीक है। उसको भी देखो, लेखा चित्र बनाना मतलब ग्राफ बनाना, ठीक है। 10वीं क्लास में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। 10वीं क्लास में बहुत ग्राफ बनाए, 4-5 नंबर का हर बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी जाता था। सर हमेशा जो हमारे जैसे कमजोर विद्यार्थी होते थे उनको एक ये टॉपिक जरूर तैयार करवाते थे कि बच्चा जैसे तैसे करके पास हो जाए। वो कौन सा था, वो इस ग्राफ का ही था, ठीक है। एक 4 नंबर का ये आता था, 4 का 5 का पता नहीं कितना। गणित वाले सर हमेशा ये चीज जरूर पढ़ाते थे, ठीक है। और हर उस स्टूडेंट को मतलब खास जोर देके पढ़ाते थे जिसका ये लग रहा हो कि ये पास भी नहीं होगा। तो गणित वाले गुरुजी अपनी इज्जत बचाने के लिए उन जैसे स्टूडेंट को ये 4 नंबर का मैटर वहां जरूर पढ़ाते थे। तो उसी के ऊपर ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 3 का लेखा चित्र बनाइए। x प्लस वाई बराबर 3 का लेखा चित्र का मतलब ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो देखो, जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो आप सबसे पहले एक सारणी बनाओ, एक टेबल बनाओ। उस टेबल में यहां x लगाओ, यहां y लगाओ और 3 मान निकाल दो, बस ज्यादा नहीं, 3 मान निकाल दो। 3 से आइडिया हो जाता है। सबसे पहले क्या करोगे, उस समीकरण में आप x को 0 रखो। इस समीकरण में x बराबर 0 रखो तो 0 प्लस y बराबर 3, 0 में y जोड़ते हो तो y बराबर 3। जब x को 0 करते हो तो y कितना मिलता है, 3 मिलता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और आगे देखो, फिर x का मान आप 1 रखो तो 1 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 1 तो y बराबर 2। 1 को उधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2। तो x को जब 1 किया तो y कितना मिला, 2। इसी प्रकार y को आप 2 करो, सॉरी x को 2 करो, इस बार x की जगह 2 रखो तो 2 प्लस वाई बराबर 3, 2 को उधर ले जाओ तो 3 माइनस 2 तो 1 बचेगा। मतलब जब आपने x की जगह 2 रखा तो आपको y की जगह कितना मिला, 1 मिला। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखना, ये देखो इस टाइप से आपको एक पेज दिया हुआ होता है 4 कूट का, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, गणित वाले सर बताते हैं कि सबसे पहले बीचों बीच एक लाइन खींचो, फिर ऐसी लाइन खींचो उस ग्राफ के बीचों बीच। फिर उसमें क्या है कि छोटे छोटे डब्बे बने हुए थे, तो सर बोलते थे कि एक डब्बे को छोड़ दो, इधर वाले को जी पॉइंट लगा दो, एक डब्बे को छोड़ो, यहां 1 लिखो, दूसरे वाले डब्बे को छोड़ो फिर 2, तीसरे वाले डब्बे को छोड़ो 3, चौथे वाले डब्बे को छोड़ो 4, 5। यहां सर बोलते थे एक्स एक्सिस लिखना, यानी कि एक्स एक्स, ठीक है। ये एक्स डेस, ठीक है, इसको एक्स बोलते हैं। ये वाई एक्सिस और ये वाई डेस। फिर बोलते थे इसी प्रकार यहां 1 2 3 4 नोट करो। क्लियर। इधर बोल, अभी हमने भी पढ़ा है कि यहां माइनस वाली संख्या लिखी जाती है, यहां भी माइनस वाली संख्या लिखी जाती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 3। x का मान 0 कहां होता है, यहां x का मान 0, या ये कहो इस पूरी लाइन पे x का मान 0 ही होता है। x का मान जब 0 था तो y का मान उस वक्त क्या था, 3 था, मतलब यहां मिलेगा, ठीक है। पॉइंट स्लॉट कर दो, प्लॉट कर दो। उसके बाद x बराबर 1 जब था, x बराबर 1 मतलब यहां जब x का मान 1 था तो y का मान कितना था, 2। मतलब इसके सिद्ध में y का मान 2 कहां है, यहां से देखो ये खींचते जाओ, यहां पॉइंट मिल रहा है
तो यहां मिला दो, ये लाइनें मत बनाना, ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए बताइए, ठीक है। उसके बाद और देखो, जब आपका x का मान 2 था, x का मान 2 यहां था, और आपका y का मान 1 कहां है, ये y का मान 1 का मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी, तो पॉइंट कुछ यहां मिलेगा, ठीक है, ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को जो स्केल होता है उससे हम मिलाते हैं, ऐसा ग्राफ बनता है। तो x प्लस वाई बराबर 3 का जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनता है और इस प्रकार से बनता है। आप तो फिक्स कर लो, जो भी समीकरण आपको क्वेश्चन दे दे कि इसका लेखा चित्र बनाओ, ग्राफ बनाओ, तो फिक्स कर दो 3 पॉइंट x के लिए ले लो, x के लिए 0 1 2 3 रखो। 0 पे देखो y का मान क्या मिल रहा है, 1 पे देखो y का मान क्या मिल रहा है, 2 पे देखो y का मान क्या मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये देखने हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये अपना जो कर्व ट्रेसिंग का टॉपिक है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग का टॉपिक आपका यही कंप्लीट होता है। आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, ठीक है। अवकलन और समाकलन फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम में आने वाले टॉपिक्स होते हैं, अवकलन और समाकलन, ठीक है। और एक जो लॉग वाला चैप्टर था, ठीक है, लॉग वाले में जो 3 फॉर्मूले बताए थे वो सबसे ज्यादा काम में आने वाले होते हैं, और अवकलन समाकलन भी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री, फाइनल ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसे मान लो ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में एज इट इज काम में आते हैं, ठीक है। तो गणित वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, बाकी बायोलॉजी वाले जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़े। आगे वाली क्लास में मिलते हैं डिफरेंशिएशन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।